नमस्कार, आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज का ये सेशन या वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा एसआई भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन दिनांक 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को किया जा चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से 5 अप्रैल 2026 का जो आपका जीके जीएस का पेपर था उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। यानी आपको 1 से लेके 100 जो आपके क्वेश्चन है जीके जीएस वाला जो सेकंड नंबर का आपका पेपर था उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, यानी ऑथेंटिक आंसर की के माध्यम से करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी 31वें एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 जो कि क्रिटिक्स चॉइस एसोसिएशन अमेरिका तथा कनाडा द्वारा दिए जाते हैं कि फिल्म श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विजेता युग में सही सुमेलित नहीं है। यानी इनमें से 3 ऑप्शन राइट है और ऐसा ऑप्शन है जो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेड इस्टवुड है, फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टिमोथी चालमेट है, फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकली है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेड स्टूड नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा आपका। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। यानी मिलानो कोर्टिना 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरिफ खान ने कौन सी स्पर्धा में कोटा प्राप्त किया है। ऑप्शन है स्पीड स्केटिंग है, क्रॉस कंट्री स्कीइंग है, फिर स्नो बोर्डिंग है और लास्ट ऑप्शन आपका फोर्थ नंबर का स्लोलोम स्कीइंग है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्नो बोर्डिंग, क्या हो जाएगा स्नो बोर्डिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन बीसीसीआई सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। तो जैसा कि ये पेपर आपका 5 अप्रैल 2026 का जो जीके जीएस वाला सेकंड पारी में था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो 6 अप्रैल 2026 को आयोजन किया गया है आज उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन बीसीसीआई सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी 26 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। ऑप्शन है बबीता मीणा है, सुमन मीणा है, सुमित्रा जाट है और फिर आपका ज्योति चौधरी है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा जाट, क्या जाएगा सुमित्रा जाट बीसीसीआई सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी 26 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में थे। ऑप्शन मेटे फ्रेडरिक्सन है, फ्रेडरिक निल्सन है, एंटोनियो कोस्टा है और वन डे लेयर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा मेडे फ्रेडरिक्सन, क्या हो जाएगा मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के वर्तमान प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नौसैनिक पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोच्चि से सागर मैत्री SM-5 के 5वें संस्करण के लिए रवाना हुआ था। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखा है INS उदयगिरी है, INS सागर धोनी है, INS सागर दर्शन है और INS सुदर्शनी है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट होगा INS सागर दर्शन, क्या हो जाएगा सागर दर्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 6 नंबर की। तो 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 26-27 में एन 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर्स आरंभ करने की घोषणा की गई है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट आपका 10 है, फिर आपका 26 है, फिर आपका 18 है और फिर आपका 14 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा 18। कितने 18 नए चैप्टर बजट 2026-27 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, जनवरी 2026 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले लिन चुन ई का संबंध किस देश से है। ऑप्शन आपका दक्षिण कोरिया है, फिर सिंगापुर है, चीनी ताइपे ताइवान है और लास्ट में फिर आपका इंडोनेशिया है। इसमें राइट आंसर होगा आपका चीनी ताइपे, क्या हो जाएगा ताइवान, यानी ये खिलाड़ी ताइवान से संबंधित थे। नेक्स्ट है, ये ट्रांस ओशनिक सेल अभियान लोकायन 26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उस सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसको देखते हैं। यानी आपका स्टेटमेंट कह रखा है 10 महीने का यह अभियान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों को कवर करने वाला है। नेक्स्ट है, इस अभियान के लिए भारतीय नौसेना के सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी की तैनाती
की गई है। ठीक है, दो स्टेटमेंट इसमें दे रखे हैं आपके। अब इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो कथन ए बी दोनों गलत है, ये बात गलत है। कथन ए ही सही है, ये भी गलत है। और कथन बी ही सही है, ये भी गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कथन ए तथा बी दोनों सही है। ठीक है, यानी दोनों इसमें दो स्टेटमेंट आपके ए बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट, यानी श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन है इसमें आपका, गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 26 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 26 से सम्मानित किया गया है। बी स्टेटमेंट है, इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से की गई थी। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन इसमें यहाँ पे सही है वो आपको बताना है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे तो दोनों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट और यानी आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यानी जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम दी लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड गाओ नाचो एंड नेतृत्व करो, यानी सिंग डांस एंड लीड श्री प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व के सबक नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन राणा दास गुप्ता है, हिंदोल सेन गुप्ता है, नेहा सिन्हा है और फिर नितिन सेठ है। तो इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग यानी इसका राइट आंसर होगा आपको नितिन सेठ। क्या हो जाएगा? नितिन सेठ, यानी जिसने नितिन सेठ किया है उसका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया है? ऑप्शन है इसमें आपका पंजाब है, रेलवे है, पश्चिमी बंगाल है और फिर हरियाणा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका पश्चिमी बंगाल। किसको? वेस्ट बंगाल को हराया था। किसको हराया था? वेस्ट बंगाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े, यानी 12वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 24-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय मेडक तेलंगाना है, फिर पीएम श्री जवाहरलाल नवोदय विद्यालय खेड़ली दौसा राजस्थान है, फिर पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर सेकंड है, फिर पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गोलाघाट असम है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खेड़ली दौसा का जो स्कूल था उसको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 13, राजस्थान सरकार ने मातृ एवं शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया है। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का आपको चयन करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, यह अभियान 22 जनवरी से 22 फरवरी 2026 तक चलाया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट आपका, इस अभियान के तहत आईसीडीएस सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों, गर्भवती, शुरुआती 3 माह व धात्री महिलाओं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से आंसर चूज करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, यानी कथन फर्स्ट और कथन दोनों यहाँ पे सेकंड है। कौन सा? 22 जनवरी से 22 फरवरी 26 तक इस अभियान चलाया गया था और आईसीडीएस के माध्यम से आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया गया है। नेक्स्ट है 14, यानी अच्छा करंट जीके का क्वेश्चन था। बामणवास कंकर पंचायत कौन सी है? बामणवास कंकर पंचायत जो जनवरी 26 में राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देखा इसमें आपका कोटपुतली बहरोड है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है और झालावाड़ है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कोटपुतली बहरोड में कौन सी पंचायत है? बामणवास कंकर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े 15, नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। भारत में 4 सिटीज है, कौन से? 4 शहरों के लिए 3 विभिन्न मौसम कारकों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। शहर दे रखे हैं ABCD है, औसत वार्षिक वर्षा मिमी में बता रखी है, औसत वार्षिक तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में बता रखा है और वर्ष में अधिकतम आर्द्रता बता रखी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। इसमें बता रखा है, यदि शहरों के लिए आर्द्रता गुणांक को औसत वार्षिक वर्षा और औसत वार्षिक तापमान से विभाजित करने पे परिभाषित किया गया है
तो किस शहर का आर्द्रता गुणांक अधिकतम होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें डी देर का है, यानी डी है या ए है या बी है या सी है, तो कौन सा शहर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड तीसरा एन बी सिटी कौन सी हो जाएगी, यानी जो बी शहर है वो प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। फिर 16 यानी 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किसकी जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया है। ऑप्शन है इसमें आपका सुषमा महाजन है, टिंकल खत्री है, रजनी आर्य है, गंगा देवी है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एंड रजनी आर्य क्या राइट होगा यहाँ पे, रजनी आर्य ने किया था। नेक्स्ट है 17वें नंबर का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 912 रुपया हो जाता है। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे। 2 वर्षों में 912 तथा 3.5 वर्षों में 996 में 996 हो जाती है, तो मूलधन की राशि क्या है। ऑप्शन है 822 है, फिर 796 है, 800 रुपया है और फिर आपका 812 है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड या सी एंड 800 रुपया जिसने किया है उसका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है 18 नंबर का। यानी एक निश्चित कूट भाषा में वाइल्ड लाइफ को जो भी कूट दे रखा है ये कहा जाता है तथा पेंटिंग को ये कहा जाता है, कूटित किया जाता है। इसी भाषा में डायनेमिक्स को कूटित किया जा सकता है। तो रीजनिंग का बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। जिनकी रीजनिंग थोड़ी बहुत अच्छी है वो भी इस क्वेश्चन का रिप्लाई आसानी से दे सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। यानी अलग अलग प्रश्न पत्र में अलग अलग ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जो बी एम जी ए जी ई बीजे जिसने किया उसका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है 19। एक परिवार में डी केवल एफ एम ई के पिता है, डी के एक पुत्र है, ई की शादी जी से हुई है, जी पी के दामाद है, जी के एक पुत्र एच है, के एम जे ई के बच्चे हैं, एल की शादी कैसे हुई है। परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अपर्याप्त सूचना है, यानी इनसुफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, या 4 है या 5 है या 6। कुल पुरुष सदस्यों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो कुल पुरुष सदस्यों की संख्या पे हो जाएगी 5, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग 5 कुल पुरुष यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिर मैथ्स का क्वेश्चन है। एक संख्या में 5, 7 तथा 8 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं। तो निम्न विकल्पों में से वह संख्या कौन सी हो सकती है। इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग कौन सी संख्या हो सकती है। ऑप्शन 437 है, 382 है, 427 है और 432 है। ऑप्शन 437 यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 437। ठीक है, 437 के माध्यम से आप इनको चेक करके देख सकते हैं। 5 से देंगे तो आपका 2 शेषफल रहेगा, 7 से देंगे तो आपका 3 रहेगा और 8 से देंगे तो आपका 4 शेषफल रह जाएगा। नेक्स्ट 21वें नंबर का। ए बी तथा सी ने कुछ धनराशि 3 अनुपात और सी का यहाँ पे देने रखा है मान के अनुपात में इसको इन्वेस्ट किया है। यदि सी का भाग एक के भाग से 120 रुपये अधिक है, बी का भाग एक के भाग से 30 कम है, तो के का मान क्या होगा। काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका 8 देर का है, 5 देर का है, 6 देर का और 7 देर का है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी 7 राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी का जो के का मान है वो यहाँ पे 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7, यानी 21 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 22वें नंबर का क्वेश्चन। यानी निम्न विकल्पों में से दी गई श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा। यानी रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन इसमें देखा 9E 13 है, 11C 13 है, 11X 13 है, 11Z 15 है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, यानी 11X 13। ठीक है, इस पेपर का अकॉर्डिंग जिसका 11X जिसने 13 किया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की। निम्न सूचनाएं पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। 3 व्यक्तियों पी क्यू तथा आर में ताश के कुल 9 पत्ते जिनमें 4 बादशाह है, 4 बेगम है तथा 1 जोकर है इस प्रकार वितरित किए गए हैं। ठीक है, कैसे किए गए हैं। स्टेटमेंट 3 दे रखे हैं। क्यू के पास 2 पत्ते हैं, पी के पास 3 पत्ते तथा आर के पास 4 पत्ते हैं। व्यक्ति जिसके पास अधिकतम पत्ते हैं उसके पास जोकर नहीं है। प्रत्येक के पास कम से कम 1 बादशाह है जबकि क्यू के पास 2 बादशाह है। तो किसके पास 3 बेगम है ये आपको बताना है। यानी 23वें नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 बेगम किसी के पास नहीं है।
ठीक है। फिर बात करें क्यू, आर या पी, तो आर के पास, किसके पास, यानी आर के पास 3 बेगम है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 24वें नंबर की, यानी काफी अच्छा और बड़ा क्वेश्चन है। यानी यहाँ इस प्रश्न में एक कथन के पश्चात यानी स्टेटमेंट दे के कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। इस प्रश्न में एक कथन के पश्चात 2 कार्रवाई दी गई है जिन्हें फर्स्ट तथा सेकंड के रूप में क्रमांकित किया गया है। आप कथन और कार्रवाइयों का अध्ययन करके तय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी अनुशंसित कार्रवाई या कार्रवाइयां अनुसरण करती है। कथन देर का है और कार्रवाई है, तो कथन देर का इन दिनों साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। कार्रवाई के बारे में बात करें, फर्स्ट कार्रवाई है पुलिस के तकनीकी ज्ञान एवं उपकरणों का नियमित रूप से अध्ययन करने पर साइबर अपराधों में कमी की जा सकती है। फिर कार्रवाई सेकंड है जनता में जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित रूप से चलाए जाने से साइबर अपराधों में कमी लाई जा सकती है। ठीक है, तो अब इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके तीनों, अब देखते हैं इनमें, यानी जो आपके कथन है और कार्रवाई 1 2 1 और 2 कार्रवाई है, तो इसमें जो आपकी दोनों कार्रवाई है वो दोनों अनुसरण करेगी, फॉलो करेगी, तो ऑप्शन नंबर 4 एंड फर्स्ट सेकंड दोनों अनुसरण यहाँ पे करती है। नेक्स्ट है यहाँ इस प्रश्न में एक कथन के पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं जिन्हें फर्स्ट तथा सेकंड के रूप में क्रमांकित किया गया है। आप यानी 25वें नंबर में बता रखा है कि आप कथन एवं तर्कों पर विचार करके तय कीजिए कि कौन से तर्क मजबूत हैं। कथन फर्स्ट है इसमें क्या पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। तर्क दे रखा है हाँ, पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। फर्स्ट तर्क तो इसमें राइट हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट तर्क आपका, नहीं सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करें, न तो तर्क फर्स्ट और न ही सेकंड मजबूत है, क्योंकि जीएसटी को अगर इसमें शामिल करेंगे पेट्रोलियम को तो महंगाई बढ़ेगी। तो न तो तर्क फर्स्ट और न ही तर्क सेकंड यहाँ पे अनुसरण करता है या मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, छब्बीस, राजस्थान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए राजस्थान में अवस्थित किसी उच्च शिक्षा संस्थान R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन में शिक्षण एवं वैज्ञानिक का आवश्यक न्यूनतम अनुभव कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, यानी आवश्यक न्यूनतम अनुभव कितना है। ऑप्शन में 5 वर्ष है, 1 वर्ष है, 2 वर्ष है और 4 वर्ष है। तो इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी जिसने 2 वर्ष किया है उसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 वर्ष का यहाँ पे आवश्यक न्यूनतम अनुभव किया गया है। नेक्स्ट, खाद्य टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, कथन फर्स्ट कथन सेकंड देते हैं, यानी कथन फर्स्ट है ये ट्रांसजेनिक जीवाणु द्वारा उत्पादित पुनर्योगज प्रोटीन होते हैं। कथन सेकंड है ये व्यक्ति को देने में दर्द रहित कम लागत सुगम संचालन वाले होते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कथन फर्स्ट गलत है या किंतु कथन सेकंड राइट है। फिर कथन फर्स्ट और कथन दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा, एंड कथन फर्स्ट और कथन दोनों जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं वो राइट हो जाएंगे। तो इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग जिसका ऑप्शन नंबर 2 जिसने किया है उसका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है मछली पालन में एक ही मछली के तालाब में 5 या 6 मछली प्रजातियों का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है। इसके संबंध में दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो कथन इसमें स्टेटमेंट 3 दे रखे हैं आपके ABC। स्टेटमेंट फर्स्ट है कतला सतही भोजन लेने वाली मछलियां हैं। फिर बी है रोहू तालाब के मध्य क्षेत्र में भोजन करती है। सी है मृगल और कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेने वाली मछलियां हैं। विकल्प देर का इसमें आपके विकल्प के बारे में बात करें तो यहाँ पे आंसर देखते हैं। आंसर आपका जो राइट होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर 2 सभी कथन ABC यहाँ पे सही है। कौन से, एंड जो भी स्टेटमेंट तीनों दे रखे हैं तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। फिर देखते हैं 29 को। तो 29 वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक महत्व की वृक्ष प्रजाति की पहचान राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त पादप प्रजाति के रूप में की गई है। किसके द्वारा, राजस्थान स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के द्वारा की गई है। ऑप्शन है एनोग्राइसिस सेरेरिया वेरा नूमिलेरिया है, फिर टेक्टोना ग्रैंडिस है,
फिर एनोगाइसस लेटिफोलिया है, फिर एनोगाइसिस पेडुला है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट होगा, यानी एनोगाइसिस सेरेलिया वेरा नुमुलेरिया जो संकटग्रस्त पादप प्रजाति है। नेक्स्ट है 30वें नंबर का क्वेश्चन इसमें बता रखा है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से संबंधित यूएनईपी के आधिकारिक हैशटैग व वैश्विक उत्सव के मेजबान देश के सही युग्म का आपको चुनाव करना है, यानी इसमें मैचिंग करना है कौन सा देश है जिसने विश्व पर्यावरण दिवस 25 से संबंधित यूएनईपी के आधिकारिक हैशटैग वैश्विक उत्सव के मेजबान देश के रूप में कार्य किया है। ठीक है, ऑप्शन है जन नेशन रिस्टोरेशन सऊदी अरब है, फिर लैंड रिस्टोरेशन डेनमार्क है, फोर द लाइफ ऑफ अर्थ भारत है, फिर बिट प्लास्टिक पोल्यूशन कोरिया गणराज्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा, यानी 30वें में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी बिट प्लास्टिक पोल्यूशन कोरिया गणराज्य के द्वारा किया गया है। फिर 31, यानी भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुने। 15 जनवरी 2026 तक का डाटा पूछ रहा है, कब तक, यानी 15 जनवरी 26 तक का आपको बताना है। भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 13 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये भी गलत है। फिर है, भारत में 13 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 10 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। फिर बात करते हैं, भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 10 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यानी WNBR द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कितने, 18 तो अधिसूचित बायोस्फीयर है और 10 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क द्वारा अधिसूचित या मान्यता प्राप्त है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर 32 नंबर का क्वेश्चन है, 32 नंबर के क्वेश्चन में बता रखा है कि निम्नलिखित कृत्रिम मधुरकों में से किसका गन्ने की चीनी की तुलना में माधुर्य मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है एलिटेम है, बी है एस्पार्टम है, सी है सैकरिन है और लास्ट है सुक्रालोस है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा इसमें आपका एलिटेम। क्या हो जाएगा, एलिटेम। फिर 33 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इसमें बता रखा है कि नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के एक हालिया शोध अध्ययन के अकॉर्डिंग ग्रीन टी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म वाले पॉलीफिनोल, न्यूरोट्रांसमीटर और अमीनो एसिड को एकीकृत करने वाले नैनो कणों से जुड़ा एक नया तरीका उपचार की क्षमता रखता है। डेंगू के, या मिर्गी के, अल्जाइमर रोग के या जल शीर्ष के। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसमें, अल्जाइमर रोग के। तो कौन सा रोग है, यानी अल्जाइमर रोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर 34, किस प्रकार के हेपेटाइटिस के लिए प्रभावी टीके व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस ई है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें 4 है, हेपेटाइटिस सी। कौन सा, हेपेटाइटिस सी प्रकार के टीके अभी उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। 35 देखते हैं, समन्वय 2025 के अकॉर्डिंग DRDO द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण DOT साझेदारों के हस्तांतरित प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान करना है तथा कॉलम के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन आपको करना है। तो कॉलम फर्स्ट में आपकी टेक्नोलॉजी दे रखी है, कॉलम सेकंड में TOT साझेदारी है। ठीक है, अब इसको मैच करते हैं, तो इसको मैच करेंगे, इनका भी अच्छा क्वेश्चन है, जिसकी अच्छी तरह से तैयारी है वही कैंडिडेट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकता है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर के बारे में बात करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट में देखते हैं D29 इलेक्ट्रिकल वॉरफेयर सूट में आपका आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पंचकुला। किसके द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पंचकुला के माध्यम से हो रहा है। फिर आपका अर्थमल लेजर टारगेट डेजिनेटर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक पुणे के माध्यम से हो रहा है। और नेक्स्ट है नेट सेट हैंड हेल्ड और नेट सेट मिनी टर्मिनल है, वो हो रहा आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु के माध्यम से। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 इस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 36वें नंबर की, इन प्रोटोकॉल्स IPv4 तथा IPv6 में बिट्स की संख्या क्रमशः कितनी है।
ऑप्शन में आपका 128 32 है, 32 128 है, 48 64 है और 64 256 है। तो काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने अच्छी तैयारी की है तो उसने इसका राइट आंसर आसानी से दे दिया होगा। 32 और 128 कितना, 32 और 128 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 37वें नंबर की। आयाम मॉडुलम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन दो देर के हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट यहाँ सेकंड है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट को देखते हैं। यानी संदेश सिग्नल और वाहक तरंग को एक अरैखिक युक्ति पर अनुप्रयुक्त करके और फिर उसे एक बैंड पारक फिल्टर से गुजारकर आयाम मॉडुलित तरंगें प्राप्त की जा सकती है। बी है ज्याओ वक्रीय संदेश सिग्नल के लिए आयाम मॉडुलित तरंग में तथा प्रत्येक समान आयाम की आवृत्तियां होती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल यहाँ पे कथन जो ए है वो सत्य होगा। क्या होगा, यानी ये वाला संदेश सिग्नल और वाहक तरंग को एक आरेखिक युक्ति पर अनुप्रयुक्त करके और फिर उसे एक बैंड पारक फिल्टर से गुजारकर आयाम मॉडल तरंगे प्राप्त की जा सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग 37 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर या थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग कथन ए ही सत्य है यहाँ पे। फिर 38 दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के दौरान इसरो के द्वारा 22 उपग्रहों या सैटेलाइट्स का प्रमोशन किया गया था। इनमें से संचार और नेविगेशन से संबंधित क्रमशः कितने उपग्रह थे, ये बताना आपको। यानी संचार के लिए कितने उपग्रह छोड़े गए हैं और नेविगेशन के रिगार्डिंग कितने उपग्रह छोड़े गए हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग संचार के लिए 4 उपग्रह छोड़े गए हैं और नेविगेशन के लिए 2 उपग्रह छोड़े गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो 39 एन प्रकार के अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रोक तथा होल सांद्रताओं एन तथा एनएच के बीच संबंध है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 एन और एनएच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें 40 की, 40 नंबर की। ये पेपर का लेवल काफी अच्छा लेवल है, यानी जिसने लगभग 5-6 महीने अच्छी तरह से तैयारी की है वो ही इस पेपर का आसानी से सॉल्यूशन कर सकता है, और जिनकी नॉर्मल तैयारी है वो इस क्वेश्चन का या इस पेपर का जवाब देने में उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। 40 है विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों में उपलब्ध अम्लों के लिए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सम्मिलित कर कॉलमों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प चुनना है। कॉलम फर्स्ट स्रोत है और कॉलम सेकंड आपके अम्ल है, ठीक है। अब इनका मैचिंग करते हैं। मैचिंग करेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो इमली के बारे में बात करें, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल होता है, और टमाटर में आपका ऑक्सीलेसिक अम्ल होता है, और चींटी का डंक होता है वो आपका मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है साइंस का, इजी भी है। फिर आपका 41 सूची फर्स्ट का सूची बी से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट परियोजना का नाम है और सूची बी है वित्त प्रदाता एजेंसी कौन सी है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट है, और फंडिंग एजेंसी कौन सी है, ठीक है। फंडिंग एजेंसी के बारे में बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब इनका मैचिंग करते हैं। राजस्थान शहरी विकास कार्यक्रम, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम तृतीय चरण के बारे में बात करें तो इसकी फंडिंग कर रहा है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। फिर राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का कर रहा है वर्ल्ड बैंक एंड विश्व बैंक कर रहा है। और फिर बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना सेकंड का जो फंडिंग एजेंसी है वो जायका है, ठीक है, जापान की एजेंसी है। फिर है आपके लास्ट है अंतरराज्यीय प्रेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड का जो फंडिंग कर रहा है वो KfW यानी जर्मनी की कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 42 निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चुनाव करना है, ठीक है। देखते हैं। यानी 2024-25 में राजस्थान के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था, ये बात सत्य है। फिर है 24-25 में राजस्थान के कृषि क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशु संपदा का योगदान सर्वाधिक था, ये बात भी सही है। फिर 24-25 में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन खनन और उत्खनन का योगदान न्यूनतम था, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट बात करें, यानी आपका 42 नंबर क्वेश्चन है। फिर 24-25 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में व्यापार और होटल तथा रेस्टोरेंट का योगदान सर्वाधिक था। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी 1 2 3 4 पूरे जो स्टेटमेंट दे के वो यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है काफी अच्छा क्वेश्चन है 43 है, यानी नवनेरा बेराज, काफी अच्छा है नवनेरा। जो जो
ERCP प्रोजेक्ट है उसका काफी फेमस बांध है। तो नवनेरा बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? बनास है, ये नहीं होगा, परवन नहीं होगा, माही नहीं होगा, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, काली सिंध नदी पर। किस पे किया जा रहा है? यानी काली सिंध नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, जयपुर में मार्च 25 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किस किया गया? यहाँ 3R से क्या तात्पर्य है? यहाँ 3R को आपको बताना है। यहाँ पे 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। क्या हो जाएगा? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 45। गलत युग्म को पहचानना है और नीचे दी गई कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको चयन करना है। राजस्थान की स्कीम्स है और लाभार्थी समूह क्षेत्र है, वो आपको बताना है। तो इसमें देखते हैं यानी इसमें कौन कौन से गलत बता रखे हैं। तो इसमें आपका एक तो AOD यानी ये परियोजना आपकी मैचिंग नहीं खा रही है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, वो रेगिस्तानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों का विकास से संबंधित नहीं होती है। और इसके अलावा आपके जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाली है यानी आस्था स्कीम है, उन परिवारों को आस्था कार्ड देना जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 50% से अधिक आवश्यकता वाले विशेष योग्यजन हो। ठीक है, तो ये स्कीम इससे रिलेटेड नहीं है, यानी यहाँ पे लाभार्थी समूह क्षेत्र बता रखा है, वो गलत बता रखा है। और बाकी आपके B और C है वो राइट हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग जिसने केवल A तथा D गलत किया है वो उनका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 46। अच्छा क्वेश्चन है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 यानी जो आपका आर्थिक सर्वे ताजा, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्ष 24-25 में भारत के अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन में राजस्थान की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो खाद्यान्न के बारे में बात करें, खाद्यान्न में तृतीय स्थान है, ये नहीं है, गलत बात है। मोटे अनाज में प्रथम स्थान है, ये सही है। दालों में तृतीय स्थान है, ये भी सही है। और तिलहन में प्रथम स्थान है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यह गलत हो जाएगा, यानी खाद्यान्न में राजस्थान का तृतीय स्थान नहीं है। फिर आपका 47 यानी 47 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। NSE ने थोक ऋण बाजार WDM खंड के साथ अपना परिचालन शुरू किया है, ये भी सही है। फिर 12 में NSE ने छोटे और मध्यम उद्यमों की लिस्टिंग के लिए NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो A और B दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 48 की, यानी 48 नंबर का क्वेश्चन है। 48वें नंबर में क्वेश्चन के बारे में बात करें यहाँ पे, तो 48वें क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन क्या बता रखा है कि राजस्थान में राज्य सरस व सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है? 20 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है या 5 लाख है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पे, यानी 5 लाख का कितने का किया जाता है? 5 लाख का मुआवजा राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है 49, निम्न में से कौन सा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 25 का मुख्य लक्षण या सहायक तंत्र नहीं है? ऑप्शन है व्यापारियों को डिजिटली समर्थ बनाना, B है ऋणों पर ब्याज सहायता, C है ऋण गारंटी सहायता, और 4 आपका 50% निर्यात को आवश्यक करना। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्षण सहायक तंत्र नहीं है या इसका लक्षण नहीं है, तो ये 50% निर्यात को आवश्यक करना, ये बात गलत है। और बाकी व्यापारियों को डिजिटली समर्थ बनाना, ये भी सही है। ऋणों पर ब्याज सहायता देना, ये भी सही है। ऋण गारंटी सहायता देना, ये भी सही है। ठीक है, तो 49 में आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपका 50वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी भारत में निम्न संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित करें, प्राचीनतम से नवीनतम। ठीक है, यानी ओल्ड से न्यूएस्ट करना है, ओल्ड से न्यू में करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नाबार्ड है, सेबी है, सिडबी है, ECGC है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, सेबी की 1988 में हुई थी, 1992 में कार्य किया था। फिर आपके सिडबी है और फिर आपका ECGC है। तो इसका सोल्यूशन देखें, इसमें नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट आपका ECGC आ जाएगा या D आ जाएगा। फिर आपके नाबार्ड की हुई थी स्थापना, A आ जाएगा। फिर आपके सिडबी की हुई थी यानी C आ जाएगा। और लास्ट में आपकी सेबी की हुई थी, तो B ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाए? B। तो इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 51 नंबर को देखें, यानी सेंट्रल बजट के बारे में से है। केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है?
47 का 35% है, या 30 तक 20 है, 35 तक 25%, 40 का 30% है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। 47 तक 35% कितना है, 35% का अलग से यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार के वर्ष 2024-25 की केंद्रीय बजट में निम्न में से कौन एक सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वस्तु जीएसटी है और आयकर है। तो काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीएसटी क्या हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर सबसे ज्यादा राजस्व प्रदान करता है। फिर है 53 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट 25 के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार करना है। यानी इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं या कथन दे रखे हैं। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही है या कौन से नहीं है वो आपको बताने हैं। ठीक है। तो पसंद का मामला, तकनीक रूप के युग में लोग और संभावनाएं शीर्षक वाली मानव विकास रिपोर्ट 25 मानव विकास में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमुखता दिखाती है। बी है, मानव विकास सूचकांक में भारत के पड़ोसियों से चीन, श्रीलंका और भूटान भारत से ऊपर, जबकि बांग्लादेश भारत के बराबर, नेपाल, म्यांमार व पाकिस्तान भारत के नीचे की श्रेणी में है। सी है, मानव विकास सूचकांक के 0.700 से कम होने के कारण भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। इसके अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर होगा? इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा अपना बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी और सी दे रखा है वो राइट आंसर होगा। तो इस बी और सी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है, 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जिसने 4 ऑप्शन किया है इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग, उसका यहाँ पे राइट आंसर है। फिर आपका 54 54 नंबर का, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध किया गया है? यानी बीएनएस का जो नया कानून लागू किया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है? नेक्स्ट है, 18 वर्ष की वयस से कम की महिला से सामूहिक बलात्कार में दंड आजीवन कारावास मृत्यु दंड है, यह भी सही है। महिला व बालक के विरुद्ध अपराध से संबंधित प्रावधानों का एक नया अध्याय बीएनएस में जोड़ा गया, यह भी सही है। महिलाओं बच्चों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों को जेंडर भेदभाव रहित बनाया गया, यह भी सही है। बलात्कार पीड़िता का चिकित्सा प्रतिवेदन जांच अधिकारी को 14 दिवसों के भीतर भेजा जाना आवश्यक है, यह बात यहाँ पे गलत है। ठीक है। तो 54 क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है। नेक्स्ट है 55, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार क्या करती है? प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस के रेट को कम करती है, या अप्रत्यक्ष कर बढ़ाती है, या प्रत्यक्ष कर बढ़ाती है, या सार्वजनिक व्यय बढ़ाती है। ठीक है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, इस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष कर को बढ़ाती है। यानी जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा डायरेक्ट टैक्सेस की दर को बढ़ाया जाता है, प्रत्यक्ष कर बढ़ाती है। फिर है 56 नंबर का क्वेश्चन आपका, यानी भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर व्यापारिक बैंकों से मुद्रा उधार लेता है? काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी नहीं आएगा, रेपो रेट नहीं आएगा, यानी रेपो रेट तो जस्ट इसका विपरीत होता है। यानी जो आरबीआई द्वारा लोन दिया जाता है उसको रेपो रेट कहते हैं बैंकों को, और बैंक रेट भी नहीं होगा यहाँ पे, और तो रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन नंबर 4 या डी राइट आंसर हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट यानी व्यापारिक बैंकों से जो मुद्रा उधार लेता है उसके बदले में जो रेट दी जाती है वो रिवर्स रेपो रेट होती है। फिर आपका 57 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देने एवं उनको लागू करने के लिए अलग से महिला अधिकारिता निदेशालय का गठन किया गया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। 18 जून 2009 नहीं आएगा, 18 जून 2006 नहीं आएगा, 18 जून 2008 नहीं आएगा, तो 18 जून 2007 को कब किया था? यानी 18 जून 2007 को राजस्थान सरकार द्वारा महिला अधिकारिता निदेशालय का गठन किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 58, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लागू किए गए नवाचारों और उनके लागू होने के वर्ष का त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानना है। त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है? आगंतुक प्रबंधन प्रणाली 2018 में, ये सही है। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन है 2012 यहाँ पे बता रखा है, 2012 में नहीं हुआ था, यह गलत हो गया। माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू यस मेमोरी 2013 में, ये राइट है। ऑनलाइन आपत्तियां 2014 है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके 58 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑनलाइन एप्लीकेशन 2012 से आमंत्रित नहीं किए गए थे, 2010 से स्टार्ट हो गए थे, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 59, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 356 यानी 356 के अकॉर्डिंग, सॉरी 356 यानी 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा डिक्लेरेशन के प्रवर्तन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे? अच्छा क्वेश्चन है। बलराम भगत है, हुकुम सिंह है, बसवंत राव पाटिल है और धनिक लाल मंडल है। ठीक है। तो
यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा, धनिक लाल, क्या जाएगा, धनिक लाल मंडल, क्या जाएगा, धनिक लाल मंडल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका 60, राजस्थान राज्य विधानसभा के विभिन्न सदनों में नेता विपक्ष के संबंध में सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट है और आपकी सूची सेकंड है। प्रथम सदन, तृतीय सदन और सप्तम और नवम सदन है, और इसमें जो नाम दे रखे हैं वो आपको मैच करने हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट बिल्कुल इजी आंसर दे रखा है। प्रथम सदन के लक्ष्मण सिंह थे, तृतीय के जसवंत सिंह थे, सप्तम के अरिदेव जोशी थे और नवम के ब्रजू शेखावत थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 61 नंबर की, 61, यानी भारत के नागरिक अधिकार पत्र के 6 सिद्धांत क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, यानी चार्टर, सिटीजन चार्टर ऑफ इंडिया है, उसके जो अधिकार पत्र के 6 सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं। इसमें आपका गुणवत्ता आ जाएगा, विकल्प आ जाएगा, मानक आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा, जवाबदेहिता और पारदर्शिता, यानी क्वालिटी, चॉइसेज, स्टैंडर्ड, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जिसने किया है उसका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट हो जाएगा। फिर बात करें आगे नेक्स्ट 62, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कर्तव्य धाराओं एवं उनके प्रावधानों का नीचे उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित कोटों का प्रयोग करते हुए सही युग्म को पहचानना है। ठीक है, यानी इसमें आपका कैक है, ग देर के हैं, धारा 290 समयबद्ध बहस है, आपके सेक्शन 293 है आदन अपराधियों के लिए बहस है, वो सेक्शन 360 है अभियोजन की वापसी से पूर्व पीड़ित की सुनवाई है, वो सेक्शन आपका 479 है 482 विचाराधीन कैदियों को निरुद्ध किए जाने की अवधि है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए, यानी आपका जो ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट राइट होगा, यानी क, ग और घ, क, ग और घ यहाँ पे राइट आंसर है, और आपका जो ख है वो गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट होगा। फिर 63, कौन सा 63 है, यानी विकसित भारत